राम राम जी सारण। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन टॉपिक आपनो कंप्लीट हो गयो हो तो भी मैं कुछ ना समझ में आयो है तो पूछूंगा कि नोट्स भी थाने टेलीग्राम पर प्रॉपर मिल गया है। ठीक है, तो अब आपनो एक टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करा है। वैसे इंगा 6-7 पार्ट में होगा वो, क्योंकि इंगा एक एक पार्ट बड़ा बड़ा है और वैसे वो एक ही पार्ट में जोड़ा मानव के शरीर तंत्र। ठीक है, यानी पूरा मानव का पूरा शरीर की डिस्कस हो जाएगी इन टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, अपने टॉपिक पे आते हैं। होता क्या है, नए जीवन की शुरुआत किसकी? नए जीवन की शुरुआत होती है निषेचन से। कहां से होती है जी? निषेचन से। निषेचन से होती है तो उसमें एक कोशिका होती है, उसमें होते हैं 46 गुणसूत्र। वो कोशिकाएं विभाजित होकर बनाती हैं, एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाती हैं उत्तक, और एक जैसे उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और एक जैसे अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र, और एक जैसे तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। अपने बात करेंगे सभी प्रकार के तंत्र की, सभी प्रकार के तंत्र की, यानी कि अपने इस स्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, इस पे अलग से करेंगे, इस पे अलग कैसे करेंगे, उस पे यो अपने बाद में करेंगे, लेकिन अभी अपना टॉपिक है ये तंत्र वाला। कंप्लीट शरीर के जितने भी तंत्र है उस पर काम करेंगे। तंत्र क्या होता है? शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। शरीर में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो अलग अलग होते हैं तथा अलग अलग कार्य करते हैं। इन अंगों का सामूहिक रूप से कार्य करना, अंगों का सामूहिक रूप से कार्य करना ही क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। अंगों का सामूहिक रूप से, यानी कि जितने प्रकार के भी अंग है जो एक जैसे कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये सारे अंग, कुछ अंग मिलकर एक जैसे काम को करते हैं, एक काम को कंप्लीट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उसे बोलते हैं तंत्र। ठीक है जी, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं जी पाचन तंत्र की। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या हुआ? पाचन से संबंधित हमने जो भोजन खाया उसका जो पचना होता है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना होता है पाचन। श्वसन, अब जो पचा हुआ भोजन है हमारा, हमने जो भोजन खा लिया, हमने जो भोजन खा लिया वो पच भी गया, उससे अब एनर्जी बनानी है तो उसका काम होता है श्वसन तंत्र के द्वारा। एनर्जी भी बन गई, भोजन पच भी गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ जो बनेगा उसको बाहर निकालने के लिए भी उत्सर्जन तंत्र होगा। हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, सोचना समझना, ये सारे जो तंत्र काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी ग्रंथियों के द्वारा काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपना तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क वगैरह ये सारे आ जाएंगे। परिसंचरण तंत्र, अब हमें हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, भोजन के अवयव, उनको सारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर तो जाना पड़ेगा। उनका जो काम, उसका जो अध्ययन है वो हम परिसंचरण में। अंतःस्रावी ग्रंथि, जितने भी हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे अंतःस्रावी तंत्र बोले। कंकाल तंत्र, हमारा जो शरीर है उसमें हड्डियों के बारे में, हमारे शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, एक पूरे हमारे शरीर के आकार, एक निश्चित आकार बना हुआ है, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे तो उसमें करेंगे अपने कंकाल तंत्र में। नए जीवन की शुरुआत, कोई भी प्रजाति होती है जो अपने समान संतति उत्पन्न करती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रजनन, और उसके भी तंत्र होते हैं तो उसे बोलते हैं प्रजनन तंत्र। पेशी तंत्र, ये बहुत छोटा सा, इसमें हमारे शरीर में पेशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने पहला टॉपिक है अपना पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? पाचन होता है जी भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ठीक है, तो अपने पाचन तंत्र के बारे में अपने बात करते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलिए अब अपने आगे बात करते हैं। देखिए पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन का मतलब क्या है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। अब आपको पता है भोजन में कितने प्रकार के जटिल अणु प्रकार, मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन वैसे भोजन के 7 अवयव होते हैं। अगर पूछा जाए संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए, संतुलित भोजन में तो क्या क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खाद्य रेशे और लवण। ये 7 चीजें अपने भोजन में होनी चाहिए। इसमें जो मुख्य है जटिल प्रकार के अणु होते हैं वो एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है, एक वसा होती है और एक विटामिन होते हैं। इनको सरल अणुओं में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पचन कहलाती है। ठीक है, भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना, यह जो प्रक्रिया होती है विशेष प्रकार के एंजाइम्स व रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि
भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने के लिए विशिष्ट प्रकार के एंजाइम और विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये पाचन क्रिया संपन्न होती है। अब अपने बात करते हैं, पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक भाग होता है जी आहार नाल और दूसरा होता है जी पाचक ग्रंथियां। ये दोनों ही अपनी अहम भूमिका निभाती है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो पहले अपने बात करते हैं आहार नाल की। आहार नाल क्या होती है? कशेरुकीय प्राणी, यानी कि कशेरुकीय प्राणी वे होते हैं, वे प्राणी जिनमें क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या मनुष्य में भी, अपने यहाँ पे मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, यह जो होती है आहार नाल, ये एक लंबी, दूसरी बात कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित यानी कि इस तरह से आपस में मुड़ी हुई है, कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और एनएस गुदा तक चलती है। यानी कि हमारे शरीर में जो आहार नाल वो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां से मुख से शुरू हुई और गुदा पर समाप्त हो गई, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर भोजन के जो जटिल अणु यहां से प्रवेश करते हैं, यहां तक आते हैं, तो भोजन के सारा पाचन हो जाता है यहाँ के अंदर। अब बात करते हैं अपने इसके आगे, तो इसमें जो आहार नाल की पहले बात करें तो आहार नाल में क्या क्या होता है? आहार नाल में होती है जी मुख गुहा। मुख गुहा, देखिए मुख में क्या होते हैं? मुख में होते हैं जी दांत, पहला दो, दूसरी होती है जी जीभ, तीसरा होता है जी तालु, ठीक है, चौथा होता है जी, ये अपनी ग्रंथि में बात करेंगे, अति जिहा, ये भी होती है, ये अपने आते हैं इसमें मुख गुहा में। कैसे याद करेंगे? जैसे अब इसको ध्यान से समझना, अपने जो होठ हैं वो किस काम आते हैं, ठीक है, दांत हैं वो किस काम आते हैं, ठीक है, जीभ है वो किसके लिए काम आती है, अपने मैं सारा आपको फटाफट बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अपने पहले होठों की या लिप्स की बात करते हैं, तो हमें जो लिप्स भगवान ने दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि हम जब भोजन को चबाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन क्या है, हमारे मुख से बाहर ना गिरे, इसलिए हमें बोला जाता है कि मुंह बंद करके भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, आप भोजन खाते हो तो भोजन को मुंह बंद करके खाते हो, आप अंदर ही अंदर चबाते हो उसको, तो यानी कि होठ इसलिए दिए होते हैं ताकि आप जो भोजन खा रहे हो वो बाहर ना गिरे। ठीक है, इसलिए आपके होठ दिए होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, ये अपने मुख गुहा में बढ़ रहे हैं, इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं दांतों की। हमारे जो दांत होते हैं वो होते हैं टोटल 32। कितने होते हैं जी? 32 दांत होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, एक तो होते हैं गर्तदंती। गर्तदंती इसका मतलब क्या है? गर्तदंती का मतलब है जो हमारे दांत होते हैं ना, वो एक गड्ढे में यानी कि मसूड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं, इस प्रकार से नोटिस कर लेना आप, इस प्रकार से, इसलिए हमारे जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। हमारे दांत द्विबारदंती भी होते हैं। द्विबारदंती कैसे? द्विबारदंती का मतलब ये है कि हमारे जो जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कब? एक तो आते हैं जब हम 1 से 7 साल के बीच में होते हैं, तब आकर वो दांत टूट जाते हैं, उन्हें बोला जाता है अस्थायी दांत। क्या बोला जाता है जी? अस्थायी दांत। क्या बोला जाता है जी? अस्थायी दांत बोला जाता है। दूसरे होते हैं जी स्थायी दांत। ठीक है, वो 7 साल के बाद में आते हैं और लगातार रहते हैं, ये नहीं टूटते, ये उम्र के साथ टूट जाए तो दोबारा ये नहीं आते। ठीक है, इनकी संख्या होती है 20 और इनकी संख्या होती है जी 32। ठीक है, अब इनका दंत सूत्र पूछ लेता है कई बार। क्या जी? दंत सूत्र। इसको समझते हैं कैसे। 21-23 होता है, 21-23 बटा 21-23 इंटू 2। लीजिए जी, अपनी याद करते हैं इसको कैसे। ठीक है, दांत होते हैं जी अपने 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, कृंतक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ठीक है जी, कृंतक होते हैं 2, रत्नक होता है 1, अग्रच्वर्णक होते हैं 2 और च्वर्णक होते हैं 3। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गए जी हमारे 32 दांत। अब समझते हैं कृंतक कौन से होते हैं। ठीक है, कृंतक कौन से होते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं कृंतक के बारे में। डस्टर कहां पे रख दिया? ये रहा, मिल गया डस्टर। ठीक है, अब मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए अब अपने आगे बात करते हैं।
देखिए किसकी बात कर रहे थे, अपने दांतों की। तो देखिए कृंतक ये होते हैं इस प्रकार से, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जी हमारे कुछ इस प्रकार से, ये होते हैं जी दो, ठीक है। कृंतक, रदनक, प्रीमोलर होते हैं जी दो, कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद में मोलर होते हैं जी तीन। ये हमारा होता है जी दंत, यानी कि ये नीचे वाला जब ऊपर वाला जबड़ा, ये इसके नीचे वाला, ये इधर साइड आ जाएगा और ये इधर साइड। तो दो, एक, दो, तीन, 21 23, 21 23, 21 23 और 21 23, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो आपका कृंतक है उसको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर क्या बोलते हैं जी, इंसाइजर। ये क्या काम करता है, इंसाइजर काम करता है काटने का। किसका, काटने का, काटने का काम करता है। देखो काटने का चीज से समझा, जब आप सेब खाते हो, सेब खाते हो तो सेब को इस तरह से लिया आपने और इस तरह से इसको खाते हो, यानी कि आगे वाले जो दांत आपके उससे आप काटते हो, तो वो दांत आपके कौन से हो गए, कृंतक हो गए ये वाले, ठीक है। छोटे होते आप किसी के जब बाइट करते थे, ठीक है, लड़ाई हो जाती थी तो क्या करते थे, बाइट जो करते थे, नहीं छुड़ा पाते अगले के, बाइट कर जाते थे आप, तो वहां पे ना इस प्रकार से इसके निशान बनते थे, इन दो दांतों के निशान बनते थे वहां पे इस तरह से, ठीक है। तो ये दांत किसमें काम आते हैं, कृंतक, कैफ और कृंतक, केफ और काटना। उसके बाद में आता है रदनक। रदनक ये होते हैं जी कैनाइन, कैनाइन, ठीक है जी। क्या होते हैं जी, कैनाइन, ये काम करते हैं चीरने या फाड़ने का। इसको काम, इसको कैसे समझोगे, देखिए आपने गन्ना खाया होगा जिंदगी में, जरूर खाया होगा। गन्ने को कभी आपने जब गन्ने को आप छीलते हो तो यहां से रख के नहीं छीलते, उसको यहां से रख के छीलते हो, यानी कि उस गन्ने को आप चीर रहे हो, ठीक है। तो कृंतक क्या काम कर, रदनक क्या काम करता है, चीरने और फाड़ने का। उसके बाद में जो आता है आपका प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर ये दोनों काम करते हैं आपका चबाने का। किसका काम करते हैं जी, चबाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं जी, चबाने का काम करते हैं। अब अगर याद पूछे क्वेश्चन क्या बनता है आपका, दंत सूत्र से बनता है। किसका बनता है क्वेश्चन, बनता है दंत सूत्र से। तो दंत सूत्र का 21 23 अपॉन में 21 23 इंटू 2, ये होता है जी आपका दंत सूत्र। पूछ लेता है कृंतक क्या काम करता है, तो काटने का, रदनक क्या काम करता है, तो चीरफाड़ करने का, और प्रीमोलर और मोलर काम करते हैं जी आपके चबाने का। और बच्चों में होते हैं ना वो आपके, जो आपके प्रीमोलर मोलर दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रीमोलर दांत बच्चों के नहीं पाए जाते, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। अब क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, दांतों तक अपने पहुंच चुके हैं, दंत सूत्र भी आपको याद हो चुके हैं। और दांतों की जो परत होती है, दांतों के जो ऊपर वाली जो परत होती है ना, ये होती है इनेमल की बनी। किसकी बनी हुई होती है जी, इनेमल की। किसकी बनी हुई होती है जी, याद रखना, इनेमल की बनी हुई होती है। पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो टीथ होते हैं, दांत होते हैं। और दांत में पूछ ले तो आपको याद रखना है इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है जी, आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है जी अपनी जीभ। कौन सी आती है, जीभ। तो कहेंगे बटका बुटका नाम बोल करो, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपनी जीभ की। किसकी बात करते हैं जी, जीभ। इसको जीवा भी बोलते हैं। क्यों जावा है, क्या जीभ में हड्डी कोनी है लेकिन हाड़ तोड़ाने की ताकत रखता है,
सही बात है भाई। क्यों जब है कि जीभ में हार्ड कोनी हुआ है लेकिन वहां हार्ड तोड़ या ताकत रखा है, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान करना है, जीभ का सोच समझ के उपयोग करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जीभ पर होता क्या है, जीभ पर होती है वो जीभ का काम क्या होता है, एक तो होता है भोजन को निगलने में, भोजन को निगलना, दूसरा है भोजन में लार को मिक्स करना, भोजन में लार को मिलाना, और तीसरा काम होता है जी भोजन के स्वाद का पता लगाना, भोजन के स्वाद का पता लगाना। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं, ये जो हमारी जीभ होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। जो जीभ के जो आगे वाला भाग होता है वो ज्ञान कराता है मीठे का, पीछे वाला भाग ज्ञान कराता है कड़वे का, साइड वाले भाग होते हैं वो ज्ञान कराते हैं खट्टे का। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इन पर पाई जाती है जी छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं, क्या पाई जाती हैं जी छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं जी छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं जी स्वाद कलिकाएं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं विशेष, समझना मेरी बात को ध्यान से। जीभ क्या काम करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, भोजन में लार को मिलाती है, भोजन के स्वाद का पता लगाती है। लेकिन आपको विशेष बात मैं क्या बताता हूं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। अब जैसे पुरुषों को तो क्या आएगा, जैसे खाना दिया जैसे आया वैसे खा लिया, आधा खाने के बाद में पता लगता है इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है। लेकिन महिलाएं उस चीज को जल्दी बता देती हैं, थोड़े से खाने को भी टेस्ट करके बता देती हैं कि इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, मिर्च कम है, नमक ज्यादा है, वो उसके टेस्ट को बता देती हैं, ठीक है। घर में अपनी अपनी मम्मी को चाय बनाते हुए देखते हैं तो अपने को बोला, पहली बात अपने को बोला ही नहीं जाता, ठीक है। इनके बोल दिया जाए कि चाय चाह के बताइए बेटा किसी का है, तो आधे बाटे चाय पी के मम्मी मिठाई कौन लागे किसी का, कौन ठा लगा कि नहीं कौन ठा लगा वो। लेकिन अब हमारे घर में जो हमारी मम्मी होती है वो थोड़ी सी चाय की 2-4 बूंदों से टेस्ट से पता लगा लेती हैं इसमें चीनी कम है या दूध कम है या चाय पत्ती ज्यादा है या वो कम है, सारी चीजों को प्रॉपर वो ढंग से बना लेती है। क्यों बना लेती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। अब देखिए यही जमाने का रूल है कि लोग मुंह पर क्या होते हैं मीठे, आगे से होते हैं लोग मीठे और पीठ पीछे होते हैं कड़वे। तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो होता है मीठा और जो पीछ वाला भाग होता है वो होता है आपका कड़वा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। मुख में भोजन, मुख में भोजन को कहलाता है बोलस, क्योंकि मुख में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। अपने पाचन में बात करेंगे, उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं अपने आहार नाल के अगले भाग पे, ठीक है। ग्रसनी, अब अपने पहुंच जाते हैं ग्रसनी पे। ग्रसनी में क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता, भोजन को निगला जाता है कैसे, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। कौन सी गति के द्वारा जी, क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति। ये क्या होती है, क्रमानुकुंचन गति का मतलब है कभी तो हमारी जो आहार नाली सिकुड़ती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है, कभी फैलती है। इस प्रकार से हमारा जो भोजन होता है वो आगे अमाशय तक जाता है इस ग्रास नली और ग्रसन नली के द्वारा। उसके बाद में सबसे पहले भोजन पहुंचता है जी हमारा अमाशय में। ये है हमारा अमाशय, इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आते हैं, उसके बारे में पाचन में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है जी जे आकार की आकृति, क्या जी जे आकार की इसकी आकृति होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है कौन जी, ये आपका जो है अमाशय, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। इसके बाद में आते हैं छोटी आंत, ठीक है। आगे अमाशय होता है वो छोटी आंत होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है आहार अमाशय का, ये आ गया, ठीक है, ये पूरा अमाशय है, ठीक है। ये जो ग्रहणी यानी कि ये छोटी आंत का पहला भाग होता है, आगे वाला भाग ग्रहणी। उसके बाद में आगे आ जाता है आपका अग्रछुदंत्र, ठीक है, अनुप्रस्थ, अग्रांत्र और उसके बाद में छोटी आंत। ये अपने 3 भाग आ जाते हैं। पहला भाग आपको याद रखना है ग्रहणी, और दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ अवग्रह, ठीक है, ये बड़ी आंत का भाग है। शुदंत्र आ गया, ठीक है, अग्र शुदंत्र आ गया। ये आपके 2 भाग, ग्रहणी, अग्र शुदंत्र और शुदंत्र, ठीक है। ये आपके 3 भाग होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आ गया आपके छोटी आंत के भाग। अब वो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से मिलती है यहां से पीछे की ओर से,
ठीक है। अब बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? अवरोही वृद्धांत्र, सेसम, रेक्टम, ठीक है, और अवरोही वृद्धांत्र, ये इसके बड़ी आंत के भाग होते हैं। और अंतिम में होता है एनस या गुदा द्वार। ये अपनी आहार नाल से इस प्रकार से अपनी आहार नाल कंप्लीट होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या बात करा, देखो आहार नाल की अपन बात कर ली, अब अपन बात करना ग्रंथियां की, ठीक है, पाचक ग्रंथियां। तो आहार, अब पाचक ग्रंथियां होती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां। आंतरिक पाचक ग्रंथियां यानी कि जो आहार नाल की दीवार में लगी रहती है। जैसे कि मान लीजिए अपनी जो आहार नाल है इसकी दीवार में यहां से ये लगी रहेंगी, तो उन्हें बोलेंगे आंतरिक पाचक ग्रंथियां। इनके आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। श्लेष्मीय ग्रंथियां जो श्लेष्मा का स्रावन करती है, जठर ग्रंथियां जो जठर रस का स्रावन करती है, और ब्रूनस ग्रंथियां, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये होती है आंतरिक ग्रंथियां। अब बात करते हैं बाह्य ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियों में आती है सबसे पहले लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होती है हमारे शरीर में 3 जोड़ी। कितने जोड़ी होती है जी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी में जो पहली जोड़ी है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जीवा के दोनों ओर। जो हमारी जीभ है उसके दोनों ओर एक एक लार ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं सबल्यूगल लार ग्रंथि। सबल्यूगल लार ग्रंथि पहली जोड़ी होती है। जो दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि पाई जाती है वो जबड़े के नीचे, जो हमारा जबड़ा होता है निचला जबड़ा, निचले जबड़े के दोनों ओर, निचले जबड़े के दोनों ओर मैकिजला अस्थि के दोनों ओर पाई जाती है। जो जबड़े की मैकिजला अस्थि होती है उसके दोनों ओर एक एक ये पाई जाती है। कौन सी? दूसरी लार ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। ये दोनों कान के नीचे पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि है वो दोनों कान के नीचे पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। मानव रोग में मैंने पैरोटिड के बारे में अपने जिक्र किया था, ठीक है। उसके बारे में अपने बात करते हैं लार की। लार, आपको पता है लार भी एक हमारे दिमाग से कंट्रोल होती है। पहले देखते हैं लार में है क्या क्या। लार में होता है जी 99% तो पानी होता है, 1% होते हैं इसमें एंजाइम। कौन कौन से? टाइलिन, लाइसोजीन और एमाइलेज। ये एंजाइम्स करते हैं हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब समझते हैं क्या होता है। देखिए पहली बात तो क्या आपके मुंह से हर टाइम लार, हमारे शरीर में लगभग लार बनती है, लगातार बनती रहती है, लेकिन हमारे मुंह में लगातार लार आती तो नहीं है ना, बनती लगातार है लेकिन आती नहीं है। कब आती है? एक तो आती है जब हमें भूख लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? भूख लगी हुई होती है। और दूसरी आती है जब हमारे सामने कोई टेस्टी, जो हमारा फेवरेट खाना है, जो हमारी फेवरेट भोजन है, वो हमारे सामने रख दिया जाता है, तो हमारे मुंह के अंदर लार स्रावित होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसे कमांड देता है, हमें देखकर उसको भूख लगती है, हमें वो चीजें चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे मुंह से लार स्रावित होती है, ठीक है। और उस लार में क्या होता है? ये एंजाइम होता है। अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपने भोजन खाया, आपने क्या किया? भोजन खाया। भोजन में सातों के सातों अवयव जो मैंने बताए थे वो थे, ठीक है। आपने भोजन को होठ बंद करके चबाया, ठीक है, और चबाते गए। उस टाइम क्या हो रहा है? जो लार है वो मिक्स हो रही है भोजन में, बिल्कुल मिक्स हो रही है सर। कौन मिक्स कर रहा है? जीभ मिक्स कर रही है। भोजन को काट कौन रहा है? दांत काट रहा है, मतलब उसको बिल्कुल बारीक पीस देता है। इसी बीच में जो लार में उपस्थित एंजाइम होते हैं ना, वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। लगभग भोजन का 30% भाग होता है वो मुख में ही हो जाता है। भोजन का पाचन लगभग 30% हमारे मुख के ही अंदर हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। जब जो मुख के अंदर हमारा भोजन पच गया, मुख के अंदर 30% भोजन पच गया, बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो एक लई के रूप में बन जाता है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एक बिल्कुल लसलसा द्रव बन जाता है, लसलसा द्रव बन जाता है, और उससे मुख में भोजन को बोलते हैं जी बोलस। क्या बोलते हैं जी? बोलस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। मुख में भोजन के पाचन के बाद भोजन को क्या बोला जाता है जी? भोजन को बोलस बोला जाता है। अब यहां तक अपना काम हो गया है कंप्लीट, ठीक है। यहीं पर एक पाया जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसकी बात कर ही लेते हैं साथ के साथ। वैसे इसका सेशन में बात करते हैं लेकिन यहीं पे बात करें। इसे बोलते हैं जी घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं जी? घाटी ढक्कन बोलते हैं। ये काम करता है हमारे शरीर में ट्रैफिक पुलिस मैन का। किसका? ट्रैफिक पुलिस मैन का। कैसे काम करता है सर? देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते अपने बाइक के, तो अपने क्या करते हैं? पुलिस वाले को देख के बाइक को किसी और रास्ता निकालते हैं ना। तो इसी में भी यही होता है। जो एपिग्लोटिस होता है वो श्वास नली और आहार नली को अलग करता है। यानी कि जब हम भोजन खा रहे होते हैं तो वो एपिग्लोटिस होता है, श्वास नली के ऊपर आ जाता है, ताकि भोजन के कण होते हैं वो श्वास नली में ना जाए। अब कई बार आप बोल रहे होते हो, इधर से आप बातें कर रहे हो, इधर से खाना खा रहे हो, आपकी कोशिश क्या हो जाती है? भागने में बोलता अणसुन उड़ जाए।
क्या बोलना आपा बहन, अड़सुन उड़ जाए, ठीक है। फिर अपनी खांसी आती है तो अपने बोल रहे हैं अपने को याद कर रहा है, कोई नहीं याद कर रहा, ठीक है। मुंह बंद करके खाना खाया करो, कोई याद नहीं करता किसी को, इतना किसी के टाइम पास टाइम नहीं है किसी को याद करने का, ठीक है। तो वो मुख के भोजन, आपका भोजन के कण है वो श्वास नली में चले गए, तो श्वास नली उस भोजन के कण को एक्सेप्ट नहीं करती और खांसी के द्वारा वो कण बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस काम करता है, यानी कि वो श्वास नली को अलग करता है, भोजन श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। अब होता है जी ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता, भोजन का कोई पाचन नहीं होता। तो अब डायरेक्ट भोजन जाता है कहां पे, अमाशय में। कहां पे जाता है, अमाशय में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका आगे बात करते हैं। चलिए, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या होती है, यकृत होती है। दूसरा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी यकृत बता रखा, तो मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो याद रखना है त्वचा होती है जी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रख लेना ये बात है। इसका रंग होता है जी भूरा, इसका यकृत का। शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं। शरीर का रासायनिक कारखाने से क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है, वसा के उपापचय में भाग लेता है। सुनते जाना ध्यान से ही, प्रोटीन के उपापचय में भाग, वसा के उपापचय में भाग, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग, ठीक है। अब शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी भी हो गई है तो भी वो उसको कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देगा। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो उपस्थित वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा, लगातार ऊपर नीचे विक्रियाएं करता रहेगा। फिर प्रोटीन को तोड़ता है, उपापचय करवाता है प्रोटीन का, तो उससे क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे CO2 बनती है, NH4 बनती है, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है। इनका निर्माण भी कौन करता है, अपने यकृत करता है। ये बात भी आपको ध्यान देनी, यानी कि एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी काम निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है, NH3 का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है, यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसका निर्माण कहां से होता है जी, यकृत से होता है, इसलिए इसे शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं। इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलो से 2 किलो, 15 ग्राम से 2000 ग्राम इसका वजन होता है। उदर गुहा के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थित होता है। उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि पीछे की ओर, दाएं भाग यानी कि ये वाली साइड, दाएं भाग हो गई, यानी कि उदर गुहा यानी कि ये वाली साइड, ठीक है। उदर गुहा यानी कि पीछे की ओर, दाईं ओर और ऊपर की ओर, यानी कि लगभग यहां पर ये स्थित होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसकी लोकेशन बता दिया। निचले भाग में इसकी होती है पित्ताशय, यानी कि इसके जिसके 2 भाग होते हैं, ये ऊपर वाला भाग होता है, ये इसके निचले भाग में एक पित्ताशय है। ये क्या है, एक नाशपतीय आकार में या एक संरचना होती है थैलीनुमा। ये क्या करती है, यकृत करता है जी पित्ताशय का निर्माण। ध्यान से सुनना मेरी बात, यकृत किसका निर्माण करता है, पित्ताशय का, सॉरी पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। किसका निर्माण, पित्तरस। पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, लेकिन इसका स्टोर कौन करता है, स्टोर करता है जी पित्ताशय। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है पित्तरस का निर्माण कौन करता है, पित्ताशय ऑप्शन में होता है, अपने टिक करके चले जाते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, निचले भाग में पित्ताशय नाशपति के आकार का होता है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है जी, पित्तरस का निर्माण होता है। और पित्ताशय में होता है जिसका संग्रहण, यानी कि पित्तरस तो क्या करेगा, पित्तरस का निर्माण कौन करेगा, यकृत करेगा, और संग्रहण करेगा जी पित्ताशय करेगा। आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रियाविधि को सक्रिय करता है कौन, अब बात कर रहा है पित्तरस की। पित्तरस क्या होता है, अमाशय में जितने भी या आंत में जितने भी उपस्थित एंजाइम है उनकी क्रियाविधि को क्या करता है, पित्तरस से तेज करता है। शरीर में उपस्थित भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है। अब शरीर में जो अपने भोजन खाए उसमें पूरा तो नहीं भी अपने सैनिटाइज करके, ऐसा तो कुछ यानी कुछ जीवाणु भी भोजन के साथ जाते हैं तो उनको नष्ट भी कौन करता है, पित्तरस करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में भी भाग लेता है कौन, यकृत की बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, भ्रूणीय अवस्था में आहारबिसी का निर्माण भी यकृत करता है। भ्रूणीय अवस्था में आहारबिसी का निर्माण, भ्रूणीय अवस्था में आहारबिसी का निर्माण कहां होता है, तो यकृत व प्लीहा के अंदर होता है। देखो समझो इस मेरी बात को कैसे, आपको पता है कोशिका सिद्धांत कहता है कि आरबीसी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कोई सेल डिवीजन नहीं करता। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। मर तो चलो वो 120 दिन जाती है कहां पे, प्लीहा में जाके, लेकिन वो जन्म कहां लेती है, जन्म लेती है यदि अस्थि मज्जा में। कहां पे लेती है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। लेकिन जो भ्रूणीयावस्था होती है, जब फीटस होता है उसके अंदर तो अस्थि अब तक बनी हुई नहीं होती, तब उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो तब उसके अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है जी यकृत में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्लाइकोजन का निर्माण करता है और संग्रहण करता है कौन, यकृत। किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोजन का और
आपका ग्लाइकोजन का निर्माण भी करता है और उसका संग्रहण करता है। शरीर में वसा की कमी होने पर वह उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल कार्बो जैसे कि शरीर में अपने वसा की कमी हुई तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलना शुरू कर देगा, और जैसे शरीर में क्या होती है, वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में वो बदल देता है। ये इसका काम चलता रहता है। इसकी एक बात और मैं आपको बात बताता हूं, जो आपका लीवर है उसमें शरीर के अंगों में से सर्वाधिक, ध्यान से सुनना, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि अगर आपका 30% लीवर सही है, 70% खराब है, तो इस लीवर की कोशिका में इतनी सेल्स है कि वो 70% को रिकवर कर लेगा। लीवर सबसे जल्दी रिकवर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जी आपके लीवर में। उसके बाद करते हैं पित्ताशय की। कई बार क्या होता है, पित्ताशय में पत्थरी बन जाती है तो इसे बोलते हैं गाल ब्लैडर बोलते हैं इसे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पूरे पित्ताशय को ही निकाल देते हैं जिससे कि खास प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए क्या हो रहा है, पित्तरस का निर्माण कहां पे हो रहा है, अब यकृत के अंदर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर ही तो हो रहा है। पित्ताशय में स्टोर नहीं होगा और क्या होगा, बस उसके पेशेंट को क्या हल्का मतलब थोड़ा सा भोजन, भारी भोजन खाने से मना कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे अब अपने आगे बात करते हैं पित्त के बारे में। पित्त क्या होता है, ये होता है यकृत द्वारा स्त्रावित, ये अपने बात कर ली थी। संग्रहण कहां पे होता है इसका, पित्ताशय में। अब इसमें होता क्या क्या ये बात करते हैं। यह होता है हल्के पीले रंग का, पहली बात तो। दूसरा क्षारीय द्रव होता है, पीएच कितना उसका 7.7 इसका पीएच होता है। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें 85% तो जल होता है, 12% इसमें पित्तवर्णक होते हैं, पित्त लवण होते हैं 0.75, कोलेस्ट्रॉल होता है 0.28, मध्यम वसा होती है 0.3 और कैसोलियन होता है इसमें 0.15। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेन आपको ध्यान में ये तीन ही चीज रखनी है। क्या क्या, कि कोलेस्ट्रॉल 0.28 होता है, पित्त लवण 0.75 होता है, पित्त वर्णक 12% होता है और जल 85% होता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, किसमें, पित्त वर्णक में कोई एंजाइम्स नहीं होता, ये बात ने साफ साफ बोल दी है। तो काइम प्लस जल, यानी कि ये जो पित्त वर्णक होता है ये काइम, और काइम क्या होता है, जो अमाशय में पचने के बाद भोजन होता है, अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसके बाद में जो बचा हुआ भाग होता है उसे छोटी आंत में भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं काइम। उसके साथ जल मिलकर ये इस्तमन बनाता है। क्या बनाता है, इस्तमन बनाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एक दिन में लगभग 700 से 1000 ml पित्तरस बनता है। एक दिन में कितना, लगभग 700 से 1000 ml पित्तरस हमारी बॉडी में बनता है। अब देखिए यह अमाशय में भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, आपको पता है। अब देखिए इस बात को समझते हैं, हमने भोजन का पाचन यहां तक कर लिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन आता है जी यहाँ पे अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल बनता है, ठीक है। अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो इस पर लगे होते हैं रोसांकुर, इसमें आते हैं यकृत से कुछ एंजाइम्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, भोजन में कुछ कार्बोहाइड्रेट का, कुछ प्रोटीन का और कुछ वसा का पाचन करते हैं, ठीक है। पाचन करते हैं तो यहाँ पर माध्यम कौन सा होता है, अम्लीय। अब अग्नाशय रस होता है, वो अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है, अग्नाशयी रस का। ये अग्नाशयी जो रस होता है ना, ये होता है पूर्ण पाचक रस। क्या होता है, पूर्ण पाचक रस, ठीक है। पूर्ण पाचक रस होता है, इसे भेजता है वो अमाशय में, ठीक है। अब इसे अमाशय में भेज तो देगा, लेकिन इसे अमाशय में कार्य करने के लिए अमाशय का माध्यम क्या चाहिए, आपको भोजन का माध्यम चाहिए क्षारीय। तो ये जो पित्तरस है, ये पित्तरस अमाशय को भोजन को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कर सकता है जिससे कि अग्नाशय रस क्रिया कर सके। अब जैसे ही पित्तरस से मिलेगा तो वो भोजन का माध्यम अम्लीय से क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। भोजन का माध्यम क्षारीय हुआ, अग्नाशय रस से अग्नाशय रस इसमें आया, और इसमें अग्नाशय आपको पता है पूर्ण पाचक रस होता है, यानी कि फिर ये आगे चलता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का आपको पता है पूर्ण पाचन होता है। पूछा जाए भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है जी आपका छोटी आंत में। कहां पे होता है सर, छोटी आंत में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आंत की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है, यानी कि आंत की क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, मैंने बताया था ना, क्रमानुकुंचन, कभी फैलना, कभी सिकुड़ना, कभी फैलना, कभी सिकुड़ना। इससे क्या होता है, जो पित्त होता है वो आंत की क्रमानुकुंचन गति को क्या करता है, स्पीड करता है, ताकि भोजन अच्छे से पच सके, अच्छे से उसमें लार एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं, लार है और जो बचे हुए पित्तरस हैं, अग्नाशय रस हैं, वो सारे सारे अच्छे से मिक्स होकर भोजन का पाचन हो सके, वो अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। विषैले पदार्थ व धातुओं का उत्सर्जन करता है ये पित्तरस, और क्या करता है, भोजन के अंदर कुछ विषैले पदार्थ भी होते हैं और कुछ धातुएं भी होती है, उनको क्या करता है, ये अवशोषण करता है, यानी कि उपयोगी धातुओं उनको वापस शरीर के अंदर
शरीर के वाष्प बाहर थोड़ी जाने देगा, वेस्टेज में थोड़ी भेजेगा, उसको अलग कर देगा। और जो ज्यादा होगी, जो हमें उपयोगी नहीं है, उनको शरीर से बाहर उत्सर्जन करवा देगा। कौन? पितरस। वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है, वसा के अवशोषण भी में भी ये हेल्प करता है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन ना लें तो क्या होगा? अब देखिए, हमारे शरीर में पता है आपको पित्त रस होता है, वो रक्त में मिक्स होगा। देखिए कैसे, ये पित्त रस है आपका, पित्त रस प्लस रक्त मिक्स होता है। तो रक्त में आपको मैंने बताया था क्या होती है, कुछ लवण होते हैं, कुछ पित्त वर्णक होते हैं, जिसमें एक पित्त वर्णक का नाम होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन और बिलवर्डिन दो होते हैं, बिलवर्डिन ये होते हैं, ये इसमें रक्त में मिक्स होंगे। अब ये रक्त में जाते हैं किसके पास? यकृत के पास। किसके पास आते हैं जी? यकृत के पास। अगर इसे यकृत स्वीकार ना करे, अगर यकृत इसको स्वीकार ना करे तो क्या होगा? अगर रक्त क्या करे, इस बिलिरुबिन की, रक्त की कोशिकाएं बिलिरुबिन और बिलवर्डिन को स्वीकार नहीं करेंगी, तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाएगा। क्या, कौन सा रोग हो जाएगा जी? पीलिया रोग हो जाएगा। अब अपने आगे बात करते हैं। अब अमाशय में मैंने आपको बता दिया, अमाशय से भोजन आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में भोजन कहलाता है जी कायम। अब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में अग्नाशय रस मिलने के बाद में। ठीक है, अग्नाशय रस मिलने के बाद में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। अब ये भोजन का संपूर्ण पाचन हुआ है, भोजन जाता है बड़ी आंत में। पाचन तो हो गया जी, बड़ी आंत में क्यों भेजेंगे? बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में भोजन का होता है जी अवशोषण। क्या होता है जी? बड़ी आंत में भोजन का होता है सर अवशोषण। एक मिनट, बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है जी? अवशोषण। क्या होता है बड़ी आंत में भोजन का? अवशोषण होता है बड़ी आंत में भोजन का। इस अवशोषण यानी कि यहां से भोजन जाता है बड़ी आंत में और यहां से भोजन का अवशोषण होता रहता है, यानी कि इसमें से जल, खनिज लवण और मुख्यतः कुछ और मुख्य पदार्थ होते हैं, खास करके जल और खनिज लवण ही होते हैं जो भोजन के अवशोषण मतलब करना जरूरी होता है। बड़ी आंत इसका कर लेती है अवशोषण, ठीक है, और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये चला जाता है मलाशय में, और कुछ टाइम बाद क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही मल द्वार के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा मल को बाहर त्याग दिया जाता है। और मल में जो गंध आती है वो आती है इंडोलिक एसिड के कारण। इंडोलिक एसिड के कारण, एक बार ये एग्जाम में पूछ लिया था, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मल में गंध किसके कारण आती है? तो इंडोलिक एसिड के कारण आती है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। यहां पर हो जाता है जी अपना पाचन कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको छोटी सी बातें, एक दो बातें हैं वो जो और बता देता हूं। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 3 से 4 मीटर होती है, और आंत की लंबाई जो आंत की लंबाई होती है लगभग 10 मीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ये कुंडलित रूप में हमारे शरीर में उलझी हुई रहती है, इसलिए हमें ये छोटी दिखाई देती है, लेकिन इस तरह से ये हमारे शरीर में उलझी हुई रहती है। ये बात भी अपने बात कर ली है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपने अलग से ग्रंथियों में पढ़ेंगे, जिसमें अपने बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, इन सारे हार्मोन्स की बात अपने अग्नाशय ग्रंथि वाले ग्रंथियों वाले टॉपिक में करेंगे। यहां पर अपना पाचन तंत्र होता है कंप्लीट। भोजन कैसे पच गया ये भी मैंने आपको बता दिया। भोजन में सारी अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्लास को करते हैं यही कंप्लीट। यहां पर अपना पाचन तंत्र होता है कंप्लीट। रोग मैंने आपको मानव रोग वाले चैप्टर में करवा दिए थे, तो दोबारा करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्लास को संपूर्ण देखना है, अच्छे से इस क्लास को सपोर्ट करना है। एक क्लास में मैंने आपको पाचन तंत्र कंप्लीट कर दिया है। अगला टॉपिक रहेगा अपना परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र। जो आप बोलोगे वो अपने को टारगेट रहेगा अपना परिसंचरण तंत्र करने का, एक क्लास में कंप्लीट करने का। अगर एक की दो बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं, और बाकी आपको इसके नोट्स में आपको क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु आपके लिए नहीं होगी। तब तक आप इसके क्लास को प्रॉपर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।